हरिया नाम का एक किसान होता है। उसके दो बेटे होते हैं, रमेश और विजय। विजय अपने पिता के साथ खेती करता है। रमेश बहुत आलसी स्वभाव का होता है और विजय बहुत ही मेहनती होता है। उनके पास एक ही जमीन का टुकड़ा होता है। बीमारी के कारण हरिया की मौत हो जाती है। पिता के मरने के बाद दोनों भाई के हिस्से में वही एक जमीन आती है। रमेश की पत्नी रेखा विजय को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी और कहती है, आपने विजय को जमीन में आधा हिस्सा क्यों दिया? इस जमीन पर सिर्फ हमारा अधिकार है। आखिरी दिनों में मैंने पिताजी की कितनी सेवा की थी। ये मेरा फैसला नहीं है। ये बंटवारा पिताजी करके गए हैं। उन्होंने दोनों को इस जमीन का आधा आधा हिस्सा लेने को कहा था। दोनों भाई में जमीन का बंटवारा हो जाता है। रमेश अपनी पत्नी के साथ शहर रहने चला जाता है। वो वहाँ अच्छा जीवन बिता रहा होता है। दूसरी ओर विजय बहुत गरीबी में अपने दिन बिता रहा होता है। एक दिन गांव के सरपंच उसकी झोपड़ी के बाहर आते हैं और कहते हैं, अरे ओ विजय, बाहर आ। आवाज सुनकर विजय बाहर आता है और हाथ जोड़कर कहता है, क्या हुआ मालिक, आप और यहाँ कैसे? तुम्हारे भाई ने तुम्हारे पिताजी के इलाज के लिए मुझसे पैसे उधार लिए थे। उसने पैसे मुझे चुकाए भी नहीं और यहाँ से चला गया। और मुझे आज ही मालूम हुआ कि उसने उसके हिस्से की ज़मीन भी बेच ली है। इसीलिए अब तू उसका कर्ज चुका या फिर अपनी ये ज़मीन मुझे दे दे। सरपंच की बात सुनकर विजय को यकीन नहीं होता है कि उसके बड़े भाई ने ऐसा किया, पर उसके पास सिर्फ वो एक जमीन का टुकड़ा होता है और वो सरपंच से कहता है, सरपंच जी, मेरे पास सिर्फ ये एक ही ज़मीन का टुकड़ा है। इसे मुझसे ना लें, मैं खेती करके आपका सारा कर्जा चुका दूंगा। उसकी बात सुनकर सरपंच हंसने लगते हैं और कहते हैं, लगता है तुम सच में बहुत बेवकूफ़ हो, इसीलिए तुम्हारे भाई ने तुम्हें बेवकूफ़ बना दिया है। सरपंच की बात विजय को समझ नहीं आती है और आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? अरे तुम्हारे भाई ने तुम्हें बंजर ज़मीन का हिस्सा दिया है। इस ज़मीन पर कभी भी खेती नहीं हुई है। क्या ये बात तुम्हें पता नहीं है? विजय को फिर से एक और झटका लगता है। विजय हिम्मत करते हुए बोलता है, सरपंच जी, मैं एक किसान का बेटा हूँ। मैं इस ज़मीन पर खेती करके दिखाऊंगा। विजय को कुछ महीने का वक्त देकर सरपंच वहाँ से चला जाता है। दूसरी ओर अब तो खुश हो ना? अब समझ आया मैंने उसे वो ज़मीन का टुकड़ा क्यों दिया था। मान गए आपके दिमाग को। उधर विजय परेशान होकर अपनी जमीन के टुकड़े के पास आकर बैठ जाता है। तभी वहाँ से कुसुम नाम की लड़की रोते हुए जा रही होती है। उसे देखकर, तुम्हें क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? मेरी चाची ने मुझे घर से निकाल दिया और इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है। उसकी बात सुनकर, अगर तुम चाहो तो मेरी टूटी झोंपड़ी में मेरे साथ रह सकती हो। उसके बाद कुसुम विजय के घर चली जाती है। अगले दिन दोनों मंदिर में शादी कर लेते हैं। विजय उसे अपनी जमीन और कर्ज के बारे में सब बताता है। ये सब सुनकर, आप चिंता मत करो, हम दोनों खूब मेहनत करके उस जमीन पर सब्जियां उगाकर दिखाएंगे। उसकी बात सुनकर, पर कैसे? मेरे पास तो खाने को भी पैसे नहीं हैं, तो मैं बीज और खाद कहाँ से लाऊं? विजय की बात सुनकर कुसुम अपने कानों से अपनी बाली निकालती है और कहती है, ये माँ पिता की आखिरी निशानी है, आप इसे बेचकर पैसा ले आओ। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। कुसुम विजय को काफी समझाती है। आखिर विजय मान जाता है और सरपंच के यहाँ वो कान की बाली गिरवी रखकर कुछ पैसे उधार ले आता है। उसके बाद वो कुसुम के साथ जाकर कुछ सब्जियों के बीज और खाद ले आता है। अगले दिन दोनों मिलकर पूरे दिन खेतों में फावड़ा चलाते हैं और विजय पूरे खेतों में सिंचाई करता है। दोनों दिन रात एक कर देते हैं। दोनों उस जमीन पर अलग अलग सब्जियों के बीज लगा देते हैं। कुछ ही दिनों में विजय के जमीन से सब्जियां उगने लगती है। ये सब देखकर, कुसुम देखो, हमारे खेत में सब्जियां उगने लगी हैं। कुसुम भी भाग भाग कर आती है। देखती है कि सब्जियां उगना शुरू हो गई है। ये सब देखकर दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। उसके कुछ दिनों दोनों सब्जियों को बाजार में ले जाकर बेच देते हैं। सब्जियों की गुणवत्ता अच्छी होने के कारण सारी सब्जियां बिक जाती है। आमदनी काफी अच्छी होने लगती है। देखते ही देखते विजय सरपंच के सारे पैसा चुका देता है और अपनी पत्नी के कान की बालियां भी छुड़ा लेता है। ये सब देखकर, विजय, किसी ने सच कहा है, मेहनत करके हम कुछ भी कर सकते हैं।
तुमने अपनी मेहनत से एक जमीन पर खेती करके ये साबित कर दिया, वो भी एक बंजर जमीन पर। उसके बाद सरपंच खुश होकर उसे अपनी कुछ जमीन पर भी खेती का काम दे देते हैं। विजय कड़ी मेहनत के साथ ऐसे ही काम करते रहता है। कुछ ही सालों में वो काफी अमीर आदमी बन जाता है। सारे गांव वाले उसका बहुत सम्मान करते हैं। दूसरी ओर रमेश का शहर में नौकरी छूट जाती है और वो काफी समय से बेरोजगार चल रहा होता है, जिसकी वजह से एक दिन, कितने दिन हो गए, तुम्हें न जाने कब नौकरी मिलेगी। मैं ऐसे नहीं रह सकती हूँ। मैं अपने माता पिता के घर जा रही हूँ। रेखा रमेश को छोड़कर वहाँ से चली जाती है। रमेश भूखा प्यासा इधर उधर घूम रहा होता है कि उस समय उसे अपने भाई के साथ किए व्यवहार पर पछतावा होता है और लगता है भगवान ने मुझे सजा दी है। मैंने अपने भाई को बेवकूफ़ बनाया। एक बार गांव जाकर उससे माफ़ी मांग लेता हूँ। अगले दिन रमेश गांव पहुंचता है। गांव वाले उसे देखकर बातें करने लगते हैं। रमेश सीधे अपनी टूटी झोंपड़ी के पास जाता है और बहुत हैरान हो जाता है। वहां पर टूटी झोंपड़ी की जगह एक बहुत बड़ा घर होता है। बड़ी सी गाड़ी होती है। इतने में घर के अंदर से विजय कुसुम के साथ निकलता है। विजय ने बहुत अच्छे कपड़े पहन रखे होते हैं। ये सब देखकर अरे, विजय कैसे इतना अमीर बन गया? इतने अच्छे कपड़े, गाड़ियाँ और घर कहाँ से आया? तभी विजय देखता है कि दरवाजे पर उसका बड़ा भाई खड़ा है। उसे देखकर भैया, आप और यहाँ? ये आपने अपनी कैसी हालत बना रखी है? रमेश अपने भाई से माफी मांगता है और उसे सारी बातें बताता है। उसकी बात सुनकर भैया, मुझ गरीब किसान को जमीन के टुकड़े ने ही इतना अमीर बनाया है, जिसे आपने बंजर और बेकार समझकर मुझे दे दिया था। रमेश फिर से माफी मांगता है। उसके बाद तीनों खुशी खुशी रहने लगते हैं। मनोज रास्ते में था। उसका घर बस कुछ कदम की दूरी पर ही था, पर वो घर जाने से हिचकिचा रहा था। घर पर उसकी बेटी पूजा उसका इंतजार कर रही थी और आज भी वो किताबें खरीद नहीं पाया था जिनकी पूजा को जरूरत थी। वो किसी तरह अपने घर पहुंचता है। पापा आ गए, पापा आ गए, पापा लाओ मेरी किताबें। बेटी, आज भी मैं तुम्हारी किताब नहीं खरीद पाया। अपने पापा को माफ कर दो। आपने कहा था आप आज जरूर लेकर आओगे। मैं आपसे बात नहीं करूंगी। आप अपना वादा पूरा नहीं करते हो। मनोज की पत्नी मालती मनोज के लिए पानी लेकर आ रही होती है। वो देखती है कि मनोज बहुत परेशान लग रहा है। वो पूजा को डांटती है। पूजा, ऐसे नहीं कहते। जाओ, जाकर सो जाओ। पापा कल किताबें ला देंगे। ये लीजिए जी, पानी पी लीजिए। पूजा वहीं पर जमीन पर लगे गद्दे पर सो जाती है। मालती मनोज के बगल में बैठकर पूछती है, क्या हुआ जी, आप बहुत परेशान लग रहे हो। आज भी धंधा अच्छा नहीं हो पाया। पूजा की किताबों के लिए पैसे नहीं जमा हो पाए। क्या बताऊं मालती, मैं जहां अपना चाट का ठेला लगाता था, वहां पर बिरजू चाट वाला लगाने लगा। मेरा उससे झगड़ा हो गया और बिरजू चाट वाले के वहां ठेला लगाने से मेरे चाट के ठेले पर अब कोई नहीं आता। मुझे तो लगता है कि मुझे अब ये काम बंद कर देना होगा। नहीं जी, ऐसा क्यों कहते हो। हमारा काम बंद नहीं होगा। हम कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल लेंगे। तभी कोई मनोज के घर का दरवाजा जोर जोर से खटखटाता है। इस वक्त कौन आया होगा? मैं जाकर देखती हूँ। मालती गेट खोलकर देखती है तो उनके घर का मकान मालिक आया होता है। आखिरकार आज तुमसे मुलाकात हो ही गई। दिन में आता हूँ तो तेरी पत्नी कहती है कि अभी आए नहीं है, बाद में आना। तुमने 4 महीने से घर का किराया नहीं दिया। अभी के अभी किराया दे दो या घर से निकल जाओ। देखिए, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ। जल्द ही मैं सारा किराया दे दूंगा। आप मुझ पर भरोसा करिए। अरे, मुझे भरोसा की नहीं, पैसे की जरूरत है। अभी किराया दो या मेरा घर खाली कर दो। अभी मेरे पास पैसे नहीं है। इस समय मैं अपनी पत्नी और बच्चों को लेकर कहाँ जाऊंगा? प्लीज, आप मुझे कुछ दिनों का समय दे दीजिए। मैं खुद मजबूर हूँ। मैं अब तुम्हें और समय नहीं दे सकता। मैंने किसी और को ये घर किराए पर दे दिया है। वो लोग आ गए हैं। मजबूरी में मनोज को अपना घर खाली करना पड़ता है। मनोज अपना सारा सामान समेटकर घर से निकल जाता है और मालती पूजा को गोद में लिए मनोज के पीछे पीछे चल रही होती है। घर के बाहर ही मनोज का ठेला लगा होता है।
मनोज वो जगह खाली करता है और पूजा को उस पर सुला देता है और सारा सामान भी उसी पर रख देता है और फिर चलने लगता है। अब हम क्या करेंगे? इस शहर में तो कोई अपना भी नहीं है हमारा, हम कहाँ जाएंगे? पता नहीं मालती, अब जहाँ भगवान ले जाए अपना ठिकाना है। एक जगह पर मनोज और मालती रुके हुए होते हैं। तभी वहाँ से एक पियक्कड़ गुजर रहा होता है। मनोज का सारा सामान चाट के ठेले पर रखा देख वो मजाक बनाने लगता। अरे ये मेरी आंखें कैसी धोखा खा रही है। इन गरीबों ने तो अपने ठेले को ही अपना घर बना लिया है। अजय, तेरी माया अच्छी है ऊपर वाले। चलता फिरता घर है इनका, जब चाहे जहाँ चाहे ले जा सकते हैं, घूम घूम कर चाट भी बेच सकते हैं। पियक्कड़ की बात सुनकर मनोज के दिमाग में एक आइडिया आता है कि क्यों ना वो अपने ठेले को सच में एक चलता फिरता घर बना ले। लोगों को भी ये कुछ अलग लगेगा और मालती भी इसमें उसकी मदद कर पाएगी। मनोज अपना आइडिया मालती को बताता है। आपका आइडिया अच्छा है, मगर इसके लिए तो हमें लकड़ियों की जरूरत पड़ेगी, वो हम कहाँ से लाएंगे? मैंने उसका इंतजाम सोच लिया है। मेरा एक दोस्त सुनील, उसकी लकड़ी का सामान बनाने की दुकान है, वो हमारी मदद जरूर करेगा। अब वो अपनी बची कुची लकड़ियां मुझे दे देता तो मैं उससे अपने ठेले को नया रूप दे दूंगा। ये तो अच्छी बात है जी, मैं आपके साथ हूँ। चलिए हम सुनील के पास चलते हैं। मनोज मालती के साथ अपने ठेले को ढकेलता हुआ सुनील लकड़ी वाले के पास पहुँच जाता है। मनोज को देखते ही सुनील उसके पास आ जाता है। अरे मनोज, बड़े दिनों बाद यहाँ आए हो। भाभी और पूजा बिटिया भी आई हैं। बताओ मैं तुम्हारी कैसे सेवा कर सकता हूँ? क्या बताऊं सुनील, हमारा जीवन बहुत कठिनाई में चल रही है। क्या हुआ है मनोज, मुझे विस्तार से बताओ। मनोज सुनील को सारी बातें और अपना आइडिया सुनील को बताता है। सुनील मनोज की मदद करने के लिए तुरंत राजी हो जाता है। वो सारी बची कुची लकड़ियाँ और हथौड़ा भी मनोज को लाकर दे देता है। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद सुनील, मैं तुम्हारा यह एहसान कभी नहीं भूलूंगा। अब मैं काम पर लगता हूँ। एक दोस्त की मदद करना तो मेरा धर्म है, और किसी चीज की जरूरत हो तो जरूर बताना। जब मैं मुश्किल में था तब तुमने ही मेरी मदद की थी, मैं उसे भूल नहीं पाऊंगा। मनोज लकड़ियों के साथ काम करना शुरू कर देता है। मालती और पूजा भी उसकी सहायता करते हैं। धीरे धीरे मनोज अपने ठेले को एक चलते फिरते घर में बदल देता है और उसमें एक खिड़की चाट बेचने के लिए रखता है और उसके ऊपर चलता फिरता चाट हाउस लिख देता है। अपने ठेले को अंतिम रूप देते हुए मनोज को बहुत खुशी होती है और मालती और पूजा भी इसे देखकर बहुत खुश होते हैं। वाह जी, आपने तो कमाल कर दिया। इसमें हम रह भी सकते हैं और अपना चाट का धंधा भी चला सकते हैं। ऐसा ठेला तो मैंने आज तक नहीं देखा। सच में ये तो लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बन जाएगा। आप सच में कमाल हो। हाँ पापा, हमारा नया चलता फिरता घर तो बहुत अच्छा है। आप सच में द ग्रेट पापा हो। बस अब उम्मीद है कि हम जल्दी से अच्छी कमाई करने लगे ताकि हमारे जीवन में सब कुछ अच्छा हो जाए। हाँ बिल्कुल, ऐसा ही होगा। अगले दिन जब मनोज अपने ठेले को बाजार में लेकर निकलता है तब सभी लोग उसको देखते ही रह जाते हैं और इसके आसपास भीड़ जमा हो जाती है। चलते फिरते चाट हाउस की शहर में चर्चा होने लगती है। ऐसा कुछ लोगों ने पहले कभी नहीं देखा था। मालती और मनोज मिलकर चाट बनाते हैं और सभी लोगों को खिलाते हैं। लोगों को चाट बहुत पसंद आती है। मनोज इसी तरह पूरे शहर में घूम घूम कर चाट बेचता है, जिससे उसकी चाट पूरे शहर में फेमस हो जाती है। मिंटू बेचारा थका हारा जैसे ही घर लौटा, उसने देखा उसकी झोपड़ी का ताला टूटा हुआ था। वो चौंक कर अंदर गया। उसने देखा कि घर के सारे बर्तन गायब थे। घर में पुराना बिस्तर और एक मिट्टी का चूल्हा नजर आ रहा था। हे भगवान, गरीब के घर में भी चोरी। चोर को चोरी करने के लिए मेरा ही घर मिला था। गिने चुने 2-4 बर्तन थे, वो भी चले गए। अब तो पानी पीने के लिए एक गिलास भी नहीं बची। वो भूखा प्यासा घर से बाहर निकल गया। चलते चलते नदी किनारे पहुंच गया। उसने देखा एक कौवा एक केकड़े को परेशान कर रहा था। केकड़ा जान बचाने के लिए आगे बढ़ रहा था और कौवा उसे चोंच से पकड़ रहा था। मिंटू दौड़कर केकड़े के पास पहुंच गया और कौवे को भगा दिया।
चल उड़कर भाग जा कौवे, सीधे साधे केकड़े को सता रहा है, बेचारे को घायल कर दिया। चिंता मत करो केकड़े भाई, मैं तुम्हें अभी पानी में छोड़ देता हूँ, इन कौवों से बचकर रहना। धन्यवाद भाई, आपने मेरी जान बचाई। दिल की गहराई से आभारी हूँ। मैं दिल से दुआ देता हूँ तुम्हें भगवान सारी खुशियाँ दे। दोस्त, मैंने ये तो अपना कर्ज अदा किया था। धन्यवाद दोस्त, तुम्हारी दुआ से मुझे बड़ा सुकून मिल रहा है। मुझे बहुत प्यास लगी है, पहले पानी पी लेता हूँ, खाने के बारे में बाद में सोचूंगा। मिंटू ने पेट भरकर पानी पिया क्योंकि खाने की वहाँ कोई व्यवस्था नहीं थी। दोस्त, क्या तुम कहीं बाहर गए थे और वहाँ से आ रहे हो? प्यारे दोस्त, इस समय तो मैं अपने घर से ही आ रहा हूँ। प्यास लगी थी इसीलिए यहाँ चला आया। मेरे घर में चोरी हो गई है, ये भी अच्छा ही हुआ। दोस्त, ये कैसी बातें कर रहे हो? पहली बात घर से आ रहे हो और प्यासे हो, दूसरी बात कह रहे हो चोरी हुई। अच्छा हुआ? बताओ बताओ, ऐसा क्यों कह रहे हो? देखो दोस्त, चोरी होने के कारण मेरे घर में कोई बर्तन नहीं बचा जिसमें मैं पानी पी सकता था, इसीलिए भूखा प्यासा यहाँ चला आया। चोरी हुई इस बात को मैं अच्छा इसीलिए कह रहा हूँ कि अगर चोरी ना हुई होती तो मैं यहाँ कैसे आता। मुझे भगवान ने यहाँ पहुँचा दिया, तुम्हारी सुरक्षा हो गई, मुझे एक प्यारा दोस्त मिल गया। सच कह रहे हो दोस्त, तुम मुझे एक बहुत अच्छे दोस्त मिले। अब बताओ, अपने दोस्त को भूखा तो नहीं रख सकता मैं। यहीं रुक जाओ, मैं आता हूँ। केकड़े ने पानी में डुबकी लगाई और अपने साथ ही कुल्हड़ लेकर आ गया। उसने वो कुल्हड़ मिंटू के हवाले कर दिया। मेरे दोस्त, तुम्हें भूख लगी है? अभी तुम्हारे सामने खाना आ गया। कुल्हड़ में चमक आई और देखते ही देखते भोजन सामने पेश हो गया। आप क्या देख रहे हो दोस्त? बड़े प्यार से खाओ, जितना भी चाहे खाओ। ये जादुई कुल्हड़ है, कोई कमी नहीं आने देगा, जो मांगोगे वही देगा। अरे दोस्त, ये तो कमाल का कुल्हड़ है, तुम इसे मुझे क्यों दे रहे हो? अपने पास रखो, तुम्हारे बड़े काम आएंगे। मेरे दोस्त, मुझे रहने के लिए इतना बड़ा सरोवर मिला है और खाने पीने की सारी व्यवस्था है। मुझे और किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। भगवान ने तुम्हारे जैसा एक अच्छा दोस्त दे दिया है। अब मुझे किसी चीज से क्या लेना देना, ये तुम्हारे काम आएंगे। दोस्त, ये तुम्हारी गरीबी भगाएगा। अब तो हम मिलते ही रहेंगे। और हाँ कुल्हड़ भाई, मेरे दोस्त का ख्याल रखना, इनकी हर जरूरत को पूरा करना, इन्हें धन दौलत भी देना, इन्हें कोई कमी नहीं होनी चाहिए। ठीक है दोस्त, मैं चलता हूँ। पानी के अंदर रहना, सुरक्षित रहना, तुम्हारी पानी की दुनिया अच्छी है। मिंटू ने अपने दोस्त केकड़े को समझाया और जादुई कुल्हड़ लेकर घर पर चला आया। उसका तो कायदे का घर भी नहीं था, घर में अनाज का दाना नहीं था, सारे बर्तन गायब हो चुके थे। सामान के नाम पर सब पुरानी टूटी फूटी चीजें थी जिसे चोर भी ना हाथ लगाए। हे भगवान, इस घोर गरीबी में आपका ही सहारा है। आपकी कृपा से एक अच्छा दोस्त और ये जादुई कुल्हड़ मिल गया। मैं तो मेहनत करूँगा, फल देना आपका काम है। मिंटू का पेट भर गया था, इसलिए उसे नींद भी आ गई। वो जमीन पर ही सो गया। वो बड़ी देर तक सोता रहा और उसके घर में परिवर्तन होता रहा। जब उसकी आंख खुली तो वो चारों तरफ देखकर आश्चर्य में पड़ गया। अच्छे अच्छे कपड़े, अच्छे बर्तन, अच्छे सामान और इसके साथ साथ उसके घर की भी पूरी काया पलट हो गई थी। वो एक सुंदर घर का मालिक बन गया था। उसने चारों तरफ नजर दौड़ाई तो उसे कुल्हड़ कहीं नजर नहीं आया। वो उसकी तलाश करने लगा, फिर भी नहीं मिला। कुल्हड़ भाई, मुझे इतना सब कुछ देकर कहाँ छुप गए हो? सामने तो आओ। इतने में कुल्हड़ की आवाज आई। मैं यहाँ हूँ, आओ मुझे उठाओ, मैं हिल नहीं पा रहा हूँ। मिंटू ने कपड़े के ढेर के पीछे देखा तो देखता ही रह गया। कुल्हड़ के अंदर से सुनहरी चमक आ रही थी। वो सोने के सिक्कों से भर गया था। मिंटू ने उसे उठा लिया और सारे सिक्के बाहर निकालकर उसे अच्छे स्थान पर रख दिया तो वो फिर से सुनहरे सिक्कों से भर गया। कुल्हड़ भाई, ये क्या कर रहे हो? इसके पहले तो इतना एहसान कर चुके हो, अब क्या मुझे करोड़पति बनाना चाहते हो? इतना कहकर मिंटू ने कुल्हड़ को खाली किया और वो फिर से भर गया। कुल्हड़ भाई बस करो, अब और नहीं चाहिए। मुझे ज्यादा दे दोगे तो मैं आलसी बन जाऊंगा, आलसी बनकर बीमार हो जाऊंगा। मुझे भी तो मेहनत करने का मौका दो। मिंटू भाई, अब आप अपनी जिंदगी अपने ढंग से संवार ले। जब भी मेरी सेवा की आवश्यकता पड़े मुझे हुक्म कर देना। ये तो केकड़ा भाई के कहने से मैंने आपको दिया है। आप सो रहे थे और मैं चमत्कार में लगा हुआ था। अभी तक आपने मुझसे कुछ नहीं मांगा है, जब मांगेंगे तो मैं देर नहीं लगाऊंगा। अरे कुल्हड़ भाई, मुझे तो आपने सब कुछ दे दिया, अब तो कोई हसरत बाकी नहीं रही। मिंटू भाई, अभी एक कमी रह गई है। सब कुछ तो मिल गया है, अब और कौन सी कमी रह गई? एक घर वाली की।
कुल्हड़ की बात सच थी और मिंटू शर्माने लगा। उसे भी एक जीवन साथी की तलाश थी। वो शुभ समय भी जल्दी ही आ गया। मिंटू के एक रिश्तेदार की सुंदर सुशील लड़की नेहा का रिश्ता उसके लिए आ गया और उसकी शादी हो गई। मिंटू ने एक व्यापार शुरू कर दिया और उसकी जिंदगी की गाड़ी बड़े अच्छे ढंग से चलने लगी। एक दिन घर में मिंटू नहीं था। उसकी धर्म पत्नी नेहा ने जादुई कुल्हड़ को देख लिया। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। नेहा ने कुल्हड़ को उठाया और जैसे ही फेंकने चली, कुल्हड़ बोल उठी, देवी जी रुक जाइए, मुझे मत फेंकिए। तुम बातें कैसे कर रही हो? ये कैसे हो सकता है? मुझे बहुत डर लग रहा है। इतना कहकर नेहा ने कुल्हड़ को ले जाकर घर के दूसरे कमरे में एक जगह रख दिया और कमरे से बाहर आ गई। कुल्हड़ बाहर आ गई। डरो नहीं, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। मैं तो तुम्हारे पति जी की दोस्त हूँ, वो मुझसे कुछ नहीं मांगते। तुम ही मांग लो, मैं दे दूंगा। मुझे अच्छी अच्छी साड़ियाँ, कपड़े, अच्छे गहने, सोना, चांदी, हीरा दोगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं, अभी हाजिर करता हूँ। अच्छे वस्त्र, साड़ियाँ, गहने, सोना, चांदी, हीरे सब कुछ सामने आ गए। नेहा की आंखें चौंधिया गई। उसे लगा जैसे कोई सुंदर सपना देख रही हो। मिंटू भी आ गया। वो सब कुछ समझ गया। नेहा, मेरे कुल्हड़ दोस्त ने मुझे इस काबिल बना दिया है कि मैं कमा कर ही सारी चीजें खरीद सकता हूँ, अपनी मेहनत से मंजिल पा सकता हूँ। अब इनसे कुछ मत मांगना। मिंटू भाई, ये तो गृह लक्ष्मी की मांग थी, सो मैंने पूरी कर दी। उनका भी मन प्रसन्न हो गया। अब आप लोग सुख पूर्वक जीवन बिताइए। उस दिन से मिंटू और नेहा जादुई कुल्हड़ के साथ आनंद पूर्वक रहने लगे। वो दोनों बीच बीच में अपने दोस्त केकड़ा भाई से मिलने सरोवर के पास अवश्य जाते थे।